अब बात करने जा रहे हैं जाने माने साहित्यकार अनुवादक आदरणीय अनिल जन्मविजय जी से। अनिल जी, मुझे जानकारी मिली है कि रेडियो रूस का जो हिंदी विभाग है उसमें आप कार्यरत थे। अब वह विभाग बंद होने जा रहा है, रेडियो रूस ही बंद होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? रेडियो रूस का आज आखिरी दिन है। रेडियो रूस आज आखिरी दिन प्रसारण करेगा। ये सूचना कल शाम को ही मुझे मिली है और आज शाम से रेडियो रूस आज शाम के बाद इंटरनेट पर सुनाई नहीं देगा। मतलब हवा में शायद उसकी कुछ गूंज रहे, हो सकता है कि रेडियो रूस का प्रसारण होता रहे, हो सकता है ना हो, इस बारे में मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन वो तो पहले ही बंद हो चुका है। जो प्रसारण करते थे हम, आप रेडियो लगा के सुन सकते थे, वो पहले बंद हो चुका था। अभी रेडियो रूस का प्रसारण सिर्फ इंटरनेट पर हो रहा था और वो भी बंद हो रहा है। बंद होने के कारण क्या रहे वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 1948-49 से जो चीज नियमित चली आ रही थी, रूस को इतनी परेशानियां, दिक्कतें झेलनी पड़ी, उसके बावजूद जो चीज चालू थी, जो प्रसारण चल रहा था, वो प्रसारण बंद कर दिया गया है। हो सकता है दोबारा शुरू करने, लेकिन अभी फिलहाल ये है कि आज से बंद कर दिया गया है। और क्यों बंद कर दिया गया है ये भी बताना चाहूंगा कि रूस इस समय बहुत भारी आर्थिक दिक्कतों में फंसा हुआ है। आर्थिक दिक्कतें कैसे शुरू हुई? दो चीजें हैं। एक तो तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत नीचे हो गया। $115 प्रति बैरल के हिसाब से तेल का दाम था 4-5 महीने पहले, और आज तेल का दाम जो है वो $46 से भी नीचे चला गया है प्रति बैरल। एक बैरल में 5-5.5 लीटर तेल होता है, तो $46 से भी नीचे चला गया। इसलिए मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 5 लीटर नहीं, शायद 50 लीटर के आसपास होता है। वो छोड़ दीजिएगा, उसको एडिट कर देंगे। तो तेल का दाम इतना नीचे चला गया है कि रूस की सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। अर्थव्यवस्था इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि तेल के निर्यात के ऊपर ही रूस की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। रूस तेल बेचता है, तेल बेचकर बाकी सब जरूरत का सामान खरीदता है। रूस में अपना दैनिक आवश्यकता की कोई चीज रूस में नहीं बनती है। पेंसिल से लेकर और कार तक, हवाई जहाज तक, सब रूस विदेशों से खरीदता है। रूसी लोग हथियार बनाते हैं, हथियार बेचते हैं या फिर तेल बेचते हैं। तेल के अलावा गैस बेचते हैं जो जमीन से निकलता है, खनिज पदार्थ है। कच्चे खनिज पदार्थों में एल्यूमिनियम बेचेंगे और दूसरी चीजें, लोहा बेचते हैं, तो खनिज पदार्थ बेचते हैं। जब देश में, दुनिया में मंदी आई तो खनिज पदार्थों के दाम बहुत नीचे चले गए। उस वजह से देश में भी मंदी आई। इस समय मंदी, दूसरी मंदी क्यों आई कि जब नाटो के देशों ने और अमेरिका ने उक्रेन पर कब्जा करना चाहा, तो रूस ने क्रीमिया नाम का एक प्रदेश है जो उक्रेन को दे दिया था, सोवियत टाइम में था रूस का ही, वो उक्रेन को दे दिया गया था। तो रूस ने उस क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। ये तो हमारा है। अगर अमेरिका उक्रेन पर कब्जा करेगा तो अमेरिका के हाथ में क्रीमिया नहीं जाना चाहिए, ये तो हमारा है, क्योंकि वहां सब रूसी लोग रहते हैं। और उक्रेन जो है, मतलब
जनसंख्या में के हिसाब से भी देखा जाए तो वो रूसी लोग 40% है, बाकी 60% उक्रेनी के निवासी हैं। और वो रूसी भाषा पे उन्होंने बैन लगा दिया कि आप रूसी भाषा नहीं बोलेंगे, कि आप रूसी जीवन शैली नहीं अपनाएंगे, आपको उक्रेनी जीवन शैली अपनानी होगी, उक्रेनी भाषा बोलनी होगी, उक्रेनी भाषा में ही सारे स्कूलों में शिक्षा दी जाएगी उक्रेनी। तो इस बात पर रूसी लोग नाराज होते थे। अब हिंदुस्तान में ही अगर हम कल कहने लग जाए कि कोई सिर्फ हिंदी लोग बोलेंगे, कोई बांग्ला नहीं बोलेंगे, बांग्ला लोग और तमिल जाति के लोग तमिल नहीं बोलेंगे, तो हर जगह विद्रोह उठ खड़ा होगा। ऐसे ही विद्रोह उक्रेन के क्रीमिया प्रदेश में और उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि हम अपनी रूसी भाषा बोलेंगे, अपनी रूसी संस्कृति को प्यार करेंगे, रूसी सिखाएंगे बच्चों को स्कूल में। तो रूस ने उस पर कब्जा कर लिया। जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया तो यूरोपीय देशों ने और अमेरिका ने बैन लगा दिया कि हम रूस के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, हम रूस की कोई चीज अपने यहाँ नहीं मंगाएंगे, हम रूस से खनिज पदार्थ नहीं खरीदेंगे, हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। हम उसी वजह से जो है तेल के दाम गिरने शुरू हुए। तो ऐसी स्थिति में जी, जब वहाँ पर आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में हिंदी के और कौन कौन से संस्थान हैं रूस में, कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं या चैनल्स हैं या माध्यम हैं जहाँ से हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को एक गति मिलती है, एक प्रकार से गति मिलती है, ऐसा कोई संस्थान? देखिए, ऐसा है कि रूस के 9 या 10 विश्वविद्यालयों में, 9-10 इसलिए कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है कि कोई विश्वविद्यालय कुछ समय के लिए हिंदी को बंद कर देता है पढ़ाना, फिर शुरू कर देता है। तो क्यों होता है ये मेरी समझ में नहीं आया कि अभी तक 9 थे, अब एक व्लादिवोस्तोक विश्वविद्यालय ने पिछले साल बंद कर रखा था हिंदी पढ़ाना, इस साल फिर शुरू कर दिया है। ऐसे ही कजान यूनिवर्सिटी ने 3 साल तक हिंदी पढ़ाई, फिर बंद कर दी, अब इस साल से फिर शुरू करने जा रहे हैं, अगले साल से। तो ऐसा इसलिए 9-10 विश्वविद्यालय कह रहा हूँ, 9-10 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदी का काम जो होता है वो सिर्फ रेडियो रशिया में इस समय होता है। पहले आपको मालूम है कि वहां से पत्रिकाएं आती थी कई रूसी, फिर वहां रादुगा प्रकाशन था, प्रगति प्रकाशन था, जहां हिंदी में किताबें छापते थे, हिंदी में किताबों का अनुवाद किया जाता था। पहले तो सोवियत टाइम में बहुत सारे संस्थाएं थी, लेकिन अभी सोवियत संघ के पतन के बाद 1992-93 के बाद सिर्फ रेडियो रूस ही बचा हुआ था जो हिंदी को प्रश्रय जो देता था, हिंदी का प्रसारण करता था। फिर उन्होंने हिंदी की वेबसाइट अपनी शुरू की, हिंदी की वेबसाइट चलाते थे। तो लेकिन विश्वविद्यालयों में सीटें बढ़ती जा रही हैं हिंदी की, विश्वविद्यालयों में छात्र हिंदी के बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रूस और भारत के संबंध जो है बहुत नैकट्य के संबंध है। रूस और भारत रूस का रणनीतिक साझेदार, रणनीतिक सहयोगी है। दोनों देशों में ये समझौता है कि तुम्हारे ऊपर कोई समस्या आएगी, तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण होगा तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और रूस के ऊपर कोई आक्रमण होगा तो भारत रूस की मदद करेगा। ये है रणनीतिक सहयोगी कि रूस भारत को लगातार हथियार देता रहेगा। आपको तो मालूम है हमारी सेना में 80% हथियार जो है वो रूसी हथियार है, और आगे भी रूस जो है वो भारत के साथ लगातार सहयोग कर रहा है। रूसी बैंक यहाँ के काम कर रहे हैं। MTS नाम की जो मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल कंपनी है, वो भी रूसी कंपनी है। फिर रूसी बैंक यहाँ लगातार आ रहे हैं। रूसी फैक्ट्रीज, रूस ने ये तय किया है कि रूस अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, रूस अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा, और भारत में वो फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी जिनसे रूसी सामान बनेगा। रूसी ट्रक भारत में असेंबल हो रहे हैं। फिर रूस क्योंकि भारी मशीनरी का निर्माण करता है, और भारी मशीनरी का निर्माण करने के लिए उनके यहाँ लोग नहीं है, उनके यहाँ जनसंख्या कम होती जा रही है। हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे यहाँ श्रम बहुत सस्ता है,
तो जो चीज रूस में 5 लाख रुबल की पड़ती है, वो चीज यहाँ पर 1 लाख रुबल में बन जाती है जी। क्योंकि श्रम बहुत सस्ता है। तो रूस भारत का एक बहुत अहम सहयोगी है, और रूस के साथ कोई ये नहीं है कि हम आपको टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। भारत को अमेरिका प्रौद्योगिकी नहीं देता है, हथियार बेचता है या कुछ भी बेचता है, हवाई जहाज बेचता है, कोई मशीन बेचता है, वो उसकी प्रौद्योगिकी नहीं देता। रूस कह रहा है हम आपको प्रौद्योगिकी देंगे, हम आपको टेक्नोलॉजी देंगे, और आप जो है इसको अपने यहाँ डेवलप करिए। रूसी वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों के साथ मिलकर विकास करते हैं अपनी प्रौद्योगिकी का। ब्रह्मोस नाम का एक ब्रह्मास्त्र बनाया है, ब्रह्मास्त्र में उसको इसलिए ब्रह्मोस नाम का मिसाइल एक बनाया है, जो मतलब आवाज की भी गति से 7-8 गुना गति ज्यादा गति से चलता है, और वो सर्वाधिक आधुनिकतम मिसाइल है दुनिया का। रूस ने वो टेक्नोलॉजी भारत को दे, और भारत वो बना रहा है उन टेक्नोलॉजी को। बना ही नहीं रहा भारत, उसको अपने ढंग से विकसित कर रहा है। भारत ने, उन्होंने जो टेक्नोलॉजी दी थी वो सिर्फ जमीन से जमीन पर मार करने वाले रॉकेट की दी थी। भारत ने उसको विकसित किया और उसको बना लिया पानी से, मतलब उसको युद्धपोतों पर भी लगाया जा सकता है। चलते हुए मोबाइल टेक्नोलॉजी बना ली, चलते हुए युद्धपोत से उसको छोड़ा जा सकता है। हवाई जहाज पर लगाने की ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो हवाई जहाज के लिए भी बना लिया भारत ने, कि वो हवाई जहाज पर लगा दिए जाएंगे और वो हवाई जहाज से भी कहीं भी वार कर सकता है। वो अचूक मिसाइल है एकदम। इन सब कामों के लिए रूस को हिंदी जानने वाले विद्वानों की जरूरत पड़ती है, जो अनुवाद कर सकें, जो समझा सकें, जो इस क्षेत्र में जाके आगे काम कर सकें और भारत के साथ सहयोग कर सकें। इसलिए बैंक कर्मी भी चाहिए, बैंक काम करते हैं, कंपनियां काम कर रही हैं, उनके लिए कर्मी चाहिए। तो रूस में हिंदी का बहुत कमी है। बुनिन की एक कविता है, एक पुरानी प्रेमिका से कवि की मुलाकात होती है अचानक मोड़ पर। दोनों का व्यवहार कैसा है वो देखने वाली बात है इसमें। इत्तेफाक से हुई मुलाकात हमारी, वहां सड़क पर उस कोने में, मैं जल्दी में था, गुजर रहा था लिए हुए कुछ दोने में। पल भर को बिजली सी झलकी, वह मुझे दिखी अचानक, उसकी पलकों में बसी हुई थी वही पुरानी रौनक। पारदर्शी कपड़े की जाली से चेहरा उसका ढका हुआ था। उस दिन मैं कुछ परेशान था और बेहद थका हुआ था। कपड़े की जाली से की जगह कपड़े की चुन्नी से भी हो सकता है। पारदर्शी कपड़े की चुन्नी से चेहरा उसका ढका हुआ था। उस दिन मैं कुछ परेशान था और बेहद थका हुआ था। शायद इसीलिए लगा मुझे ऐसा कि झोंका पुरवाई का आया। तेज चमकती नजर को उसकी मैंने पहले सा जिंदा दिल पाया। बड़े स्नेह से अभिवादन में उसने सिर मेरे समक्ष हिलाया। फिर हवा से बचने के लिए चेहरे को थोड़ा झुकाया
और गायब हो गई वह उस कोने में। वसंत काल में उस दिन उसने मुझे माफ कर दिया पहले, फिर पूरी तरह भुलाया। एक और प्रेम कविता है, प्रेम के बाद कविता लिखी है। जब प्रेम में टूट गया, दोनों का प्रेम आपस में एक दूसरे से अलग हो गए, विलग हो गए, तो फिर रात शांत थी चीड़ों के पीछे, बहुत देर में झांका चांद। छज्जे का दरवाजा चरमरा रहा था, बेचैनी उसकी मैं रहा भांप। हम फिर से झगड़ पड़े थे उस दिन, हमें नींद नहीं आ रही थी। क्षण अद्भुत था फूलों की क्यारी, हम पर जो खिलखिला रही थी। तब हम किशोर थे या कहो युवा, तू 16 की 17 का मैं था। तुझे याद है क्या प्रिय, तूने दरवाजा पूरा खोल दिया था, क्योंकि तुझे चांदनी से प्रणय था। फिर होंठ ढक लिए तूने रुमाल से, तेरे आंसुओं से जो तर था। तू रो रही थी फूट फूट कर, कांप रही थी, हेयर पिन गिरा रही बालों से, थक कर हाँप रही थी। दिल दुखी था मेरा भी बेहद तब, चूंकि मैं था संघाती। प्रेम से उद्वेलित था मन, तुझे देख फट रही थी छाती। मित्र मेरी यदि होता इस समय, यह मेरे बस में, लौटा लेता मैं आज फिर क्षण स्नेह का वह पुनः। बहुत सुंदर। आपने ये देखा होगा कि इसमें तुक तो है, लेकिन वो तुक नहीं है जो देखिए, छंदानुशासन नहीं है, लेकिन इसमें हाँ, मंद में मित्र मेरी यदि होता इस समय, यह मेरे बस में, और वह पुनः बस में का जो तुकांत है वो वह पुनः है। तुक नहीं, एक लयात्मकता दी गई है कविताओं को, उसमें गेयता सी है, लेकिन ये गेयता छंदानुशासन में ढली हुई नहीं है। हाँ, हाँ। मुक्त छंद में है, और मुक्त छंद ये कह लीजिए कि लय के साथ इसको पढ़ा जा सकता है, इसको गुनगुनाया भी जा सकता है। अगर गुनगुनाया जा सके, जो लोग गुनगुना लेते हैं उनके लिए ये एक तरह से गुनगुना करके पढ़ने लायक कविता है। देखिए एक कविता और है, यहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर, रेत और नंगे पहाड़, वहां दूर आकाश में झांके चंदा बादलों के पार। यह रात है किसकी रानी, सिर्फ हवा और हम, और निर्दयी समुद्री लहरें हम दोनों के संग। यह हवा भी झक्की कितनी मथ रही लहरों को, आवेश में है गुस्से में गहरे ठेल रही पैरों को। तू आ बैठ जा सट के मुझसे, ओ मेरे दिल की रानी, मेरी प्रिय जानम है तू, तू मेरी दिलबर जानी। प्यार मुझे है तुझसे कितना, मैं यह समझ न पाऊं, ले जाए यह हमें किस दिशा, किस जीवन की छांव। यह रात अंधेरी उद्यमी सन की, हंगामी प्रचंड तूफानी, मैं विश्वास करूं खुदा में, सब उसकी मेहरबानी। एक आखिरी कविता और पढ़ देता हूँ, हालांकि इनकी सारी कविताएं मुझे बेहद पसंद है। जवानी कविता का शीर्षक है, जवानी। सूखे जंगल में लंबा चाबुक मार रही है, झाड़ी में गाय जैसे मुंह डाल रही है। नीले पीले लाल गुलाबी फूल खिले हैं, पैरों से दबकर सूखी पत्ती खंखार रही है। जल भरा बादल नभे जैसे घूम रहा है, हरे खेत में ताजा पवन झूम रहा है। हृदय में छुपा छुपा सा कुछ है जो टीसे है, जीवन रेगिस्तान बना कुछ ढूंढ रहा है। ये है जवानी। बहुत सुंदर। अब अपनी स्वरचित कविताएं भी यहाँ पर पढ़ेंगे, पढ़ करके सुनाएंगे, ताकि उनका भी आनंद लिया जा सके।
आपको सबसे अच्छी कविता कौन सी लगती है जो आपने अभी तक रची हो? ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे अच्छी कौन सी लगती है, लेकिन कुछ कविताएं हैं जो अच्छी लगती हैं, तो उन्हीं में से मैं कुछ पढ़ दूंगा। मुझे अपनी प्रेम कविताएं ज्यादा पसंद हैं। प्रेम कविताएं ही कुछ सुना देता हूं। तुम इतनी क्रूर होंगी जानता न था, आक्रोश से भरपूर होंगी मन मानता कहां था। मुझे देख गर्दन घुमाकर चली गई तुम, कपाट पर सांकल चढ़ाकर चली गई तुम, और मैं चकित खड़ा था तुम्हारे दरवाजे पर, अवशिष्ट सा थकित पड़ा था तुम्हारे दरवाजे पर। दिन पतझड़ का पीला सा था झरा झरा, दिन पतझड़ का पीला सा था झरा झरा, छुट्टी का दिन था वर्षा की झड़ी से भीग रहा था मस्कवा, चल रही थी बेहद तेज ठंडी हवा, खाली बाजार खाली थी सड़कें जैसे भूतों का डेरा, खाली उदास मन था मेरा। तुमको देखा तो झुलस गया तन, तुमको देखा तो झुलस गया तन, हुलस गया मन, बिजली चमकी हो जो घन, लगने लगा फिर से जीवन ये भरा भरा, तुम आई तो आया वसंत, दिन हो गया हरा। तुम गाती हो जीवन का गीत, और धूप सी खिल जाती हो। तुम गाती हो सौंदर्य का गीत, और फूल सी हिल जाती हो। तुम गाती हो प्रेम का गीत, और रक्त में मिल जाती हो। मैं चाहूं यह तुम गाओ हर रोज सवेरे, कोई समय हो हंसी हमेशा रहे तुम्हें घेरे। बहुत अच्छा। तू मेरी होगी मन में मेरे चाह यही थी, तू मिलेगी मुझको तेरा प्यार मिलेगा, विरहा कुल मन को मेरे तेरे उर का सार मिलेगा। यही सोच मैं कलरव करता गाता मीठे गान, पर बदल रही है भीतर से तू, न था यह अनुमान। सोच न पाया व्यथा मिलेगी, दारुण हाहाकार मिलेगा, तू मेरी प्रियतमा रूपवंता, तुझसे नीरस संसार मिलेगा। अवचेतन में स्तब्ध शून्य था, बची जरा भी दाह नहीं थी, दृष्टि धुंधली हो गई मेरी, शेष अब कोई राह नहीं थी। बहुत सुंदर। एक छोटी सी कविता है। न भूला था न भूला हूं न भूलूंगा, जब मन होगा कविता में तुम्हें छू लूंगा। बहुत अच्छा, कविता में छू लूंगा। दिन था भीषण गर्मी का, इसी पर वो कविता में कविता संग्रह का नाम रखा है इस पंक्ति पर, सिर्फ दिन है भीषण गर्मी का कर दिया है। तो दिन था भीषण गर्मी का, मन मेरा तुझसे मिलने को अकुलाया, भरी दोपहरी तेज धूप थी, 4 कोस पैदल चलकर मैं तुझसे मिलने आया। दिन था भीषण गर्मी का, मन मेरा तुझसे मिलने को अकुलाया, भरी दोपहरी तेज धूप थी, 4 कोस पैदल चलकर मैं तुझसे मिलने आया। पर बंद थी तेरी कुटीर,
तुझे देखने को आतुर, मगन मन मेरा था अधीर। चल रही थी उत्तप्त लू, झुलसाती थी शरीर। उस बंद कुटी के सम्मुखी में सारा दिन बैठा आया। कपोत कंठी तू ललाम वामा, अभिसारिका अनुपमा, मादक कामा। हृदय बिंधे तेरे सम्मोहक बाण, वशीकरण बंधे थे मेरे प्राण। अभी थोड़ी देर में नहीं, मैं अभी 1 घंटे बाद खाऊंगा। टाइम क्या हुआ, 3 बजे है ना। हाँ, बस आधे घंटे बाद खाएंगे। कपोत कंठी तू ललाम वामा, अभिसारिका अनुपमा, मादक कामा। हृदय बिंधे तेरे सम्मोहक बाण, वशीकरण बंधे थे मेरे प्राण। उस दिवस ही कवि बना मैं, उस दिवस ही पगलाया। वाह वाह वाह। आपने कविता लेखन की और कब अग्रसर हुए आप, और कब कविता लिखना? देखिए, ऐसा है, मेरा कविता लिखना कैसे कवि बना, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। मैं पहले गद्य खूब पढ़ा, मैंने खूब 5-6 साल की उम्र में मैंने 500-600 जासूसी उपन्यास पढ़ लिए थे, समझिए आप। उसके बाद जासूसी उपन्यास नहीं पढ़े मैंने। फिर एक दिन मेरे पापा प्रेमचंद की रंगभूमि किताब लाए और मेरे पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था। 6 साल का था मैं। तो वो रंगभूमि, जब कुछ नहीं था घर में पढ़ने के लिए, मैंने वो रंगभूमि उठाई और पढ़ना शुरू किया। छुट्टी का दिन था, मेरे पापा उस दिन दफ्तर में, मेरी छुट्टी थी मुझे याद है। तो शाम तक मैं सारी पूरी रंगभूमि, वो 400-500 पेज की किताब है, पढ़ गया। पहले दिन मेरे पापा घर में लेकर आए थे, अगले दिन वो भूल गए थे, बस पढ़ रहे थे, जाते जाते भूल गए। तो मैंने पढ़ा। तो मैंने अपने पापा से कहा, पापा इस तरह की किताबें और भी हैं क्या आपके दफ्तर में? तो बोले हाँ, लेकिन अच्छा, वो जासूसी उपन्यास सब मैंने छुप कर पढ़े थे, किसी को घर में मालूम नहीं होता था। मैं घर में अकेला रहता था, मेरी माँ भी नौकरी करती थी, पिता भी नौकरी करते, तो मैं जाता था और जासूसी उपन्यास किराए की किताब को मिलती थी बराबर में, वहां से ले आता था। तो शुरू में तो वो मुझसे पैसे भी लेता था, लेकिन बाद में उसने पैसे लेने बंद कर दिए। वो एक दिन में 10-10 उपन्यास पढ़ लेता था मैं, 10-10 जासूसी उपन्यास 100 पेज के। तो बहुत तेज गति मेरी पढ़ने की थी, बहुत भाषा मेरी अच्छी हो गई थी। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, बोले हाँ। तो मैंने कहा अच्छी किताब है। तो बोले तुम्हें क्या पता? मैंने पापा मैंने पढ़ लिया। तुमने पढ़ ली है? बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा तुमने पढ़ ली है किताब? हाँ। कहाँ मिली? मैंने कहा आप लेकर आए थे, यही यहाँ रखी हुई थी। तो तुमने पढ़ ली पूरी किताब? मैंने कहा हाँ। तो कब पढ़ी? मैंने कहा आज सारा दिन। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले ऐसे झूठ बोल रहे हो? मैंने कहा नहीं पापा, आप पूछ लीजिए, कहीं से भी कुछ भी पूछिए। तो उन्होंने खोला कोई पेज और 5-6 लाइनें पढ़ी। बोले आगे क्या हुआ था? मैंने बताया कि आगे जो है वो ये हो रहा है कि वो तांगे के पीछे पीछे भाग रहा है और भाग रहा है सूरदास, और उसमें बैठी। अब मेरे पिताजी जो है, उसके बाद उन्होंने 2-3 चीजें पूछी, वो सब मैंने बता दी। हाँ अवधेश जी, बन तो सकता है, लेकिन कल किस समय